किया ये लेक्चर सीरीज को कंडक्ट करने में, और आई होप सो कि एट द एंड ऑफ द लेक्चर्स हमारे थ्रू आपको कुछ ऐसी चीजें नहीं जानने को मिले कि जिससे आप कहीं भी कैसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे हमने पहले भी बात किया कि हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो मोर क्लिनिक होगा। कुछ कुछ रेफरेंसेस हमने उठाया है और बहुत सारे रेफरेंसेस आप उठा सकते हो, लेकिन इस लेक्चर्स के अंदर जो श्लोक्स यूज किया गया है या जो संप्राप्ति यूज किया गया है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमने सामान्य संप्राप्ति यूज की है, वो संप्राप्ति जिसके ऊपर कभी भी किसी भी तरह का मेडिसिन को एडजस्ट करके हम क्लिनिक के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसे हर डिजीज का हम सामान्य संप्राप्ति और विशेष संप्राप्ति दोनों पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, पहला प्राण व श्रोतस, और प्राण व श्रोतस के अंदर प्रतिशया। प्रतिशया यानी कि यस एलर्जिक राइनाइटिस। तो आयुर्वेद के अंदर 2000 साल पुराने टाइम पे भी प्रतिशया का वर्णन आप चरक में भी देखेंगे, सुश्रुत में भी देखेंगे, वाग्भट में भी देखेंगे, इवन ब्रूतपेय में भी काफी इसका उल्लेख मिलता है। या इसका मतलब कि ये जो व्याधि है या डिजीज है यानी कि एलर्जिक डिजीज है, ये कोई नया नहीं है, यानी वो टाइम पे भी होती थी, आज के टाइम पे भी होती है। अब हम जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे हमने बताया कि किसी भी चीज को ट्रीट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। सबसे पहली बात हम देखते हैं कि बेसिकली एलर्जिक राइनाइटिस को मॉडर्न पर्सपेक्टिव में किस तरह से देखा जाता है। तो एलर्जिक राइनाइटिस मतलब हमको क्या याद आता है? हमको ये याद आता है कि नाक से पानी गिरना या जो है डीएनएस हो जाना। सी देखो, डीएनएस एलर्जिक राइनाइटिस मतलब रनिंग नोज होना, टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी होना, यानी कि जो टर्बिनेट अंदर का है उसका हाइपरट्रॉफी होना, म्यूकस पॉलिप होना। मुझे ऐसा लगता है कि भले आयुर्वेद के अंदर इसको अलग अलग ढंग से देखा जाता होगा, लेकिन सबकी चिकित्सा प्रतिशया जैसे ही होती है। हम आगे इसको श्लोक में देखने की कोशिश करेंगे कि आप कल को अगर पूछोगे कि सर डीएनएस की ट्रीटमेंट क्या है, डीएनएस की ट्रीटमेंट भी एलर्जिक राइनाइटिस जैसा यानी कि प्रतिशया जैसा ही होता है। नेजल पॉलिप इसके जैसा होता है, कुछ थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हेतु के अनुसार बदलते हैं। अदरवाइज एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर डिपेंड अपॉन किस डिग्री का है, किस हद तक है, वो प्रतिशया के आने वाले यानी कि उसके अंदर आने वाले जो 5 प्रकार का है वो सबके अंदर एक्यूरेटली फिट हो जाता है, डिपेंड अपॉन किसके ऊपर है। एलर्जिक राइनाइटिस का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो इसका एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि जो नेजल म्यूकोसा है ये हाइपर सेंसिटिव हो जाती है विथ एनी एलर्जेंस। अभी एलर्जेंस में भी आपका कोई डस्ट हो सकता है, कोई स्मोक्स हो सकता है, यानी आप ऐसे भी पेशेंट को देखा होगा कि जो बोलता है कि मेरे सर के ऊपर अगर पानी गिर जाता है तो भी मुझे सर्दी खांसी चालू कर देते हैं। आज इसके बारे में भी उल्लेख होगा कि ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए। कोई बोलता है मैं धूल झाड़ू मारना चालू करता हूँ तो मुझे एलर्जी चालू होता है, कोई बोलता है मैं चॉकलेट खाता हूँ तो मुझे एलर्जी चालू हो जाता है, कोई बोलता है मैं दही खाता हूँ तो एलर्जी स्टार्ट हो जाता है। यानी कि इस एलर्जेंस का कोई कैटेगराइजेशन नहीं है। इवन आजकल आप देखोगे तो चिप्स के ऊपर अब अभी कभी खाने जाओगे या कभी एलमंड पीनट ये सब देखोगे, देखो ये एलमंड एलर्जी, पीनट्स एलर्जी, ये सब पहले दिखते नहीं थे, पर जैसे जैसे प्रिजर्वेटिव के साथ आना स्टार्ट हो रहा है हमने एलर्जी वहां से भी देखी है। इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा होगी। अब रही बात, सबसे बड़ी बात ये कि बेसिकली ये जब एलर्जी डेवलप होता है और कोई पेशेंट जब एक एलोपैथी ट्रीटमेंट के पास जाता है तो ऑफकोर्स जो एक्यूट राइनाइटिस होता है यानी कि जो 10-15 दिन का होता है वो सेल्फ लिमिटिंग होता है, वो अपने आप चला जाता है। प्रॉब्लम तब होता है कि जब ये क्रॉनिक हो जाता है, लंबे समय तक होता है, और क्रॉनिक राइनाइटिस के लिए ज्यादा करके पेशेंट जो है आयुर्वेद की तरफ उनका रुझान ज्यादा होता है, यानी वो आपके पास आते हैं। यानी कि अगर मुझे एक प्रैक्टिकल पूछो तो आपको एक्यूट राइनाइटिस के पेशेंट कम मिलेंगे, वो बहुत इजीली ट्रीटेबल होता है और वो अपनी मेडिसिन रैपिडली काम करती है। आज हम देखने वाले हैं कि कैसे आप प्रैक्टिस के अंदर अगर आपको एक्यूट राइनाइटिस में मिला तो भी आप ट्रीट कर सकते हैं बहुत कॉन्फिडेंटली। क्रॉनिक राइनाइटिस मिला तब तो आप एकदम डंके के चोट पे कह सकते हो कि आप कर सकते हो, भले वो कितना भी सीवियर हो, किसी भी तरह का हो। तो एलर्जिक राइनाइटिस यानी कि जो मॉडर्न या एलोपैथी के अंदर कहा जाता है कि आपके नोज के अंदर एलर्जी हो गई है और आपको जिंदगी भर ऑट्राविन का इंजेक्शन लगाना पड़ता होगा, मतलब ये जो नेजल ड्रॉप लेना पड़ता होगा, या भी मे बी स्टेरॉइड लेना पड़ता होगा, या मे बी मोंटुलोकास लेना पड़ता हो, ये सब का ट्रीटमेंट आयुर्वेद के अंदर हो सकता है। बशर्ते आपको समझ में आना चाहिए
कि एक्चुअली ये नेजल म्यूकोसा को हुआ क्या है। यानी कि नेजल म्यूकोसा, जहां आपकी एनर्जी मतलब एलर्जी जो बिल्कुल भी नहीं होती थी, वहां एलर्जी होना स्टार्ट हो रहा है। और आयुर्वेद के अंदर इसका क्या कॉन्सेप्ट है। अब पहले हम इसको एक्यूट और क्रॉनिक इस डेफिनेशन में जो है फिट किया करते थे, लेकिन अब लोगों ने इसको अलग अलग डेफिनेशन में कर दिया। एक्यूट, क्रॉनिक, सीजनल, पेरिनियल। इसका डेफिनेशन बताता हूँ कि 15 दिन के नीचे कोई भी आपके पास प्रतिशा का केस आता है, राइनाइटिस का केस आता है, उसको एक्यूट कहा जाता है। अगर 15 या 18 या 20 दिन के ऊपर होने लगता है और वो रिकरेंट होता है, तो उसको क्रॉनिक कहा जाता है। सीजनल यानी कि किसी को एक स्पेसिफिक सीजनल में होता है, यानी कि मे बी आपको ठंडी में हो सकता है, मे बी आपको बरसात में हो सकता है, मे बी किसी किसी को शरद ऋतु यानी कि अक्टूबर हीट में भी होता है। इसके बारे में भी डिस्कशन हम करेंगे। तो क्यों ये इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि एक्यूट और क्रॉनिक से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि जो पेशेंट का पेरिनियल है या सीजनल है, उसके अंदर हेतु क्या है। क्योंकि देखो, जो काल है यानी कि जो सीजन इंड्यूस्ड राइनाइटिस है, इसके ऊपर हमें हेतु का ज्यादा यानी काल के बारे में ज्यादा सोचना पड़ता है। तो ये हर चीजें, यानी कि अभी जो हम बात करें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात करें, फिर हम लोग एक्यूरेट जो है संप्राप्ति की बात करेंगे। तो ये हुआ एलर्जिक राइनाइटिस के ऊपर डेफिनेशन के हिसाब से। जैसे मैंने पहले बताया, ये जो है ट्रीटमेंट करते समय इसको यूज करते हैं कि इंटरमीडिएट राइनाइटिस, परसिस्टेंट राइनाइटिस, माइल्ड और मॉडरेट और सीवियर राइनाइटिस, ऐसे इसके डेफिनेशन है। इसमें सिंपल भाषा में, अगर सिंपल लैंग्वेज में यूज करें, तो कोई राइनाइटिस अगर आपकी स्लीप को डिस्टर्ब न करे, आपके डेली एक्टिविटी को डिस्टर्ब न करे, या आपके किसी भी तरह का वॉकिंग वगैरह जिसमें आप ब्रेथलेसनेस वगैरह सिम्टम ना हो, तो वो माइल्ड माना जाता है। लेकिन अगर किसी का राइनाइटिस इतना हो जाए कि उसको डेली एक्टिविटी में डिस्टर्ब करे, तो उसको सीवियर या मॉडरेट के ऊपर राइनाइटिस माना जाता है। अब देखिए, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप जब राइनाइटिस के पेशेंट आपके पास आता है, यानी एलर्जी का पेशेंट आता है, तो आप कभी भी उसका अगर नोज चेक करेंगे, तो जैसे मैंने पहले बताया कि या तो वो टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी की पैथोलॉजी की तरफ जाएगा, या मे बी डीएनएस की तरफ जा सकता है, मे बी पॉलिप की तरफ जा सकता है, और मे बी खाली वो रनिंग नोज के लिए आपके पास आए। तो इसलिए स्टार्टिंग में पहले बता दिया कि आपका जो आयुर्वेद के अंदर आने वाला प्रतिशा व्याधि है, ये चारों को कवर करता है। यानी अब हम जो बात करने जाने वाले हैं, ये कॉन्सेप्ट आपका डीएनएस पे भी काम करेगा, आपका नेजल पॉलिप के ऊपर भी काम करेगा, टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी के ऊपर भी काम करेगा, और जिसको खाली रनिंग नोज है उसका। अब रही बात है कि ये जो स्लाइड है, ये आई थिंक सो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यानी कि अगर आपको किसी भी एलर्जिक राइनाइटिस की ट्रीटमेंट करनी है, तो प्रियव्रत शर्मा के द्रव्य गुण फर्स्ट पार्ट के अंदर आप अगर देखोगे कि रस का कर्म क्या होता है श्रोतस के ऊपर, उसके ऊपर भले एक छोटी से 4 लाइन में ये श्लोक आके रुक जाता है, लेकिन अगर आपने इस चीज को दिमाग में भर लिया, तो आप कभी भी जो मेडिसिन सिलेक्शन है वो कभी भी गलत नहीं करेंगे। यानी आपके पास जब पेशेंट सामने आके बैठता है, तो सबसे पहला जो खास करके राइनाइटिस यानी कि एलर्जी के अंदर, खास करके नेजल एलर्जी के अंदर आनी चाहिए, तो आपके दिमाग में 1 2 3 यानी कटु, तिक्त और कषाय, यहां से इसकी ट्रीटमेंट चालू होती है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से। और अगर आप देखोगे तो ये रस का कर्म क्या है। ये रस का है कि कटु का भी कफग्न काम है, तिक्त का भी कफग्न काम है, और कषाय का भी कफग्न काम है। और कफग्न ड्रग इधर क्यों लिया जाता है? कफग्न ड्रग इसलिए लिया जाता है क्योंकि प्रतिशया के अंदर वायु हमेशा अकेला नहीं होता, वो किसी ना किसी दोष के साथ सम्मूर्छित होके फिर कोई एलर्जिक सिम्टम को प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए कभी भी आपको ये समझना है कि भले वो एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, सिम्टम वाइज ये 3 रस ही सबसे ज्यादा काम करते हैं। अब इसको थोड़ा और बाइफरकेट करते हैं। कटु रस के अंदर जहां वायु और अग्नि प्रधान है, वहीं तिक्त रस के अंदर वायु और आकाश प्रधान है। कषाय रस के अंदर वायु और पृथ्वी प्रधान है। अब ये वर्ड यूज करने का मतलब क्या? वर्ड यूज करने का मतलब ये है कि जहां आपको ज्यादा करके, यानी ये 3 रस में से कौन सा ऐसा रस है जो सबसे ज्यादा यानी कि आपके एलर्जी के ऊपर काम करता है, तो वो है कटु रस। कटु रस जो है, ये किसी भी एलर्जिक राइनाइटिस सिम्टम्स को रैपिडली कंट्रोल करने में आपको हमेशा हेल्प करेगा। आपको बस सिलेक्शन करना है कि वो कटु रस क्या होना चाहिए। इसके बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस कर सकते हैं। कषाय रस का रोल होता है कि वो स्राव को रोक सके,
फिर से वर्ड देखो कि कषाय रस जो है ये स्तंभन करता है, यानी जिसको सिम्टम ज्यादा है उसको रोकता है। बट कषाय रस का प्रॉब्लम ये है कि वो शीत है, यानी कि एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर या प्रतिशया के अंदर जो एक प्रॉब्लम है वो है शीत गुण, यानी कि वायु और कफ दोनों इसलिए एक साथ आ रहे हैं क्योंकि वहां शीतता ज्यादा है। नेजल म्यूकस की जो एक तरह से आप कहेंगे कि एक हाइपोथेसिस है कि जब भी हम लोग कोई सांस अंदर लेते हैं और कोई भी एयर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक एयर जब दो नेजल से पास होके हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो उसको जो नोज है उसको ह्यूमिडिफाई करती है, उसका टेम्परेचर नॉर्मलाइज करने की कोशिश करती है। बट कभी भी जब नासा एरिया यानी नेजल म्यूकोसा उसको वार्म नहीं कर पाती तो मे भी शायद वो आपको लिए एलर्जिक फैक्टर बन जाता है। तो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर उसको मेंटेन रखना है, यानी कि उसको अग्नि मेंटेन करके रखना है, नासा की जो है महाभूत के अंदर अग्नि मेंटेन रखना है, तो कटु रस का होना बहुत ही जरूरी है। यानी कटु रस एक ऐसा रस है जो प्रतिशा के एक्यूट, क्रॉनिक, पेरिनियल, सीजनल, भले वो किसी भी एक स्पेसिफिक चीज से एलर्जी हो, हर एलर्जी प्रोटेक्शन करने का काम करता है। तिक्त रस का जो है आगे उल्लेख मैं करूंगा कि तिक्त रस कफग्न का कहाँ रोल होना चाहिए। ये खास करके संतर्पण जन्य संप्राप्ति में, ये खास कर जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो आपको बोले कि मुझे चॉकलेट खाने से चालू हो जाता है, या ठंडा पानी सर के ऊपर गिरने से बात स्टार्ट हो जाता है, या कोई बोले कि मुझे मतलब खाने के बाद ज्यादा होने लगता है, कभी कभी हेतु नहीं मिलता कि खाने में क्या आ रहा है, भले वो ग्रेन्स हो या दही वगैरह ऐसी चीजें हो, तो ये सब चीज से आपको तिक्त रस बचाता है, क्योंकि तिक्त रस जो है श्रेष्ठ आम पाचक होता है। तो इसकी संप्राप्ति जहां संतर्पण जन्य, यानी कि जो रात में ज्यादा फूड वगैरह ओवर ईटिंग होते है उसके लिए होता है। हर चीज का एक अपना अपना रोल है, तीनों भी दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। कषाय रस जो है जैसे मैंने बताया कि जिसको रनिंग नोज का कंप्लेन ज्यादा है वहां ये स्तंभन काम करता है। अब यहाँ एक ही प्रॉब्लम ऐसा है कि जैसे मैंने पहले बताया कि कषाय रस जो है ये शीत है, इसलिए हम लोग इसको लॉन्ग टाइम तक नहीं दे सकते, प्लस ज्यादा मात्रा में नहीं दे सकते। लेकिन कषाय रस से फास्ट एक्टिंग फिर से यानी कि सिक्रेशन रोकने के लिए इसके सिवा कोई रस नहीं है। तो इसका मतलब प्रतिशया का ट्रीटमेंट करते समय, एलर्जिक राइनाइटिस की ट्रीटमेंट करते समय आपका पर्सनल ये काम होता है कि पहले आप सेट करो कि आपको किस रस की चिकित्सा करनी है। क्या आपके कॉम्बिनेशन के अंदर कटु ज्यादा होना चाहिए, तिक्त ज्यादा होना चाहिए, या कषाय ज्यादा होना चाहिए। तो जैसे मैंने पहले बताया कि कटु, तिक्त, कषाय तीनों का ज्यादा रोल है। कटु कषाय सिम्टोमेटिक ज्यादा काम आता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब रस की चिकित्सा करने के बाद हम देखें कि मार्केट के अंदर ब्रांडिंग कैसे होती है। यानी कि अब मैं कुछ ऐसे मेडिसिन लेता हूं कि जो आप जिसको बोलते हो कि वन ऑफ द बेस्ट जो है राइनाइटिस के ड्रग है, एलर्जिक राइनाइटिस के ड्रग है, या आपको साइनोसाइटिस के ऊपर काम करते हैं। तो देखिए पहला जो ड्रग है ये केरला आयुर्वेद द्वारा प्रोड्यूस्ड हिस्टेंटिन। हिस्टेंटिन नाम से पता चलता है कि हिस्टेंटिन यानी कि हिस्टामाइन जो आपका एलर्जी करता है, यानी कि आपको जो है नेजल सिक्रेशन बढ़ाता है, ये सिम्टम करता है, उसके अगेंस्ट यानी कि एंटी एलर्जिक ये ड्रग को क्लेम करते हैं। इस ड्रग को अगर आप थोड़ा देखोगे लेफ्ट साइड, तो मैंने वो कंटेंट को मार्क करके रखा हुआ है कि उसके अंदर क्या क्या है। 7 ग्राम बहुत ज्यादा कंटेंट है, लेकिन ड्रग को पढ़ते समय हमेशा ये देखा जाता है कि उसके अंदर सबसे ज्यादा है क्या। अगर सब ड्रग्स 1.2 मिलीग्राम, 7 मिलीग्राम है, सबसे ज्यादा है वंशलोचन। वंशलोचन इसको 40 मिलीग्राम में बनाया। फिर दूसरा आप देखोगे तो भूनिम्ब, इसको 34 मिलीग्राम डाला हुआ है, मतलब हर कैप्सूल्स के अंदर। इसका मतलब क्या, वंशलोचन को अगर आप ध्यान दोगे तो वंशलोचन शीतोपलादी के अंदर भी आता है, वंशलोचन यहाँ भी आता है। ये है कषाय रसात्मक ड्रग जो मोर कटु कषाय रसात्मक की तरफ मुड़ते। यानी कि इस ड्रग को या टेबलेट देने के बाद सबसे पहला नेजल सिक्रेशन यानी सिम्टोमेटिक कवर करने की कोशिश करता है। भूनिम्ब जैसे कल्प देखोगे तो ये तिक्त रस ज्यादा है, यानी कि तिक्त रसात्मक ज्यादा है। यानी हिस्टेंटिन एक ऐसा कल्प है जो कषाय रसात्मक होकर तिक्त गुण प्रधान को ज्यादा टारगेट करता है। बाद में उसके नीचे देवदारू, आमल की, हरित की आप देखोगे तो कषाय तिक्त के आसपास घूमता है। इसलिए ये ड्रग आप प्रैक्टिस में भी अगर यूज करोगे तो यस, आपको 2 टैबलेट बीडी में भी ये देता है। बट इंपॉर्टेंट क्या है, रस चिकित्सा। अब दूसरा ड्रग देखो, दूसरा ड्रग मुझे पता नहीं कि आप लोगों में से किसी लोग ने यूज किया होगा, तो सांडू का स्नीज क्योर है। सांडू का स्नीज क्योर अगर मुझे ऐसा पूछा जाए कि अभी फिलहाल मतलब
आयुर्वेद के अंदर सबसे फेमस एलर्जिक राइनाइटिस के ऊपर, या आप ऐसा कहे कि सांडू कंपनी इसको ऐसा क्लेम करती है कि आप अगर इसका सैचेट, यानी इसके अंदर आप देखोगे तो 5 सैचेट है, आप एक सैचेट अगर आप खा लो तो 5 मिनट के अंदर आपका राइनाइटिस का पूरा सिम्टम चली जाती है। ये वो क्लेम करके कहते हैं, यस क्लेम करते हैं, और उन्होंने सामने प्रैक्टिकली करके भी दिखाया लॉन्चिंग के टाइम पे। तो ये ड्रग क्यों इतना फेमस है? इसके अंदर ऑफ कोर्स पिंपली हारित की शुंठी भीभती के बहुत ज्यादा कल्प है, लेकिन सबसे ज्यादा रेड में मार्क करके देखो क्या है, 500 मिलीग्राम मंडूर भस्म। मुझे नहीं लगता कि आयुर्वेद फैकल्टी के अंदर हमें कभी सिखाया गया रहेगा कि आप मंडूर भस्म को किसी एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर यूज कर सकते हो, वो भी एक्यूट क्रॉनिक दोनों केस में, और जो 5 मिनट के अंदर आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ देती है। मार्केट में ये यस एक सैचेट थोड़ा कॉस्टली है, 45 रुपीज की है, बट मंडूर भस्म के बारे में सोचिए कि मंडूर भस्म उस कैटेगरी में आता है जिसको हम ज्यादा करके लोह कल्प के अंदर डालते हैं और लोह गण के अंदर। और दूसरी बात ये कषाय रसात्मक है, यानी कषाय रसात्मक इसके अंदर भी ज्यादा होने के कारण ये भी एकदम इंस्टेंट काम करती है। ब्रांड इसी से फेमस होता है, यानी कि उसके पास कुछ ऐसा कल्प आ जाए कि जो एकदम कटु या कषाय रसात्मक हो। इसी तरह से आप हर्बल प्रोडक्ट का एलर्को भी देखो। अब ये एलर्को जो है ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके अंदर 30 मिलीग्राम जो है हरित की है, 30 मिलीग्राम है चिरायता है। फिर से देखो कंपनी जो है, यानी कोई भी आयुर्वेदिक कंपनी एलर्जिक राइनाइटिस के ऊपर जब भी ड्रग बनाती है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया रस चिकित्सा के ऊपर बहुत फोकस करती है। भले वो गोदंती डाली हो 30 मिलीग्राम या दालचीनी डाली हो 20 मिलीग्राम, लेकिन कषाय रस को नहीं छोड़ती है। यहाँ हरड़ है, यानी कि हरित की, ये वन ऑफ द बेस्ट एंटी एलर्जिक है कषाय रसात्मक होते हुए। कैसे, आगे रेफरेंस में देखेंगे। ऐसे ही आप दूसरा प्रोडक्ट देखो डॉक्टर वैद्या का एलर्जिक। तो ये जो ड्रग है ये सब एलर्जिक राइनाइटिस के ऊपर ड्रग है, थोड़े थोड़े कॉस्टली ड्रग है क्योंकि इंग्रेडिएंट जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे कॉस्टिंग चेंज होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है कि आपकी रस की चिकित्सा यानी प्रतिशय की चिकित्सा बिना कटु और कषाय रसात्मक ड्रग के नहीं हो सकती। अब आते हैं ऐसा क्यों। तो ये एक और एग्जांपल है ब्रेसोल। ये हम जब यूजी में पढ़ते थे तब इन्होंने सबसे पहली बात हिमालय का ब्रेसोल आप देखोगे कि यस उसके अंदर भी कंटेंट देखिए, कुरमुरा, लौंगा, तुलसी, हरिद्रा, वासा, त्रिकटु, मतलब ये जो पूरे के पूरे इंग्रेडिएंट है, अगर आप इसका पंच लक्षण निकालोगे तो आप फिर देखोगे कि रस जो है कटु तिक्त की तरफ ज्यादा घूमती है और नागकेशन, मेसोफेरिया जैसे कषाय रस आते हैं। यानी ऑल इन ऑल ये एक रिसर्च पब्लिकेशन के साथ इन्होंने प्रूव करने की कोशिश की है कि हमारा जो पॉलीहर्बल कल्प ब्रेसोल है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑल दिस कल्प इट इज अ बेस्ट एंटी एलर्जिक स्पेशली अगेंस्ट द राइनाइटिस। तो ये इनका क्लेमिंग है। तो ये मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिया हूं कि अगर हमको कोई कहता है कि ये रस सबसे बेस्ट एलर्जिक राइनाइटिस के ऊपर, तो मैं भी उतना कॉन्फिडेंट नहीं आती। लेकिन आप देखोगे कि मार्केट के अंदर जो ब्रांड है, यानी कि जो कोई एक एलिट कंपनी है, वो रिसर्च करके उन्होंने भी एस्टेब्लिश किया है कि रस चिकित्सा इंपॉर्टेंट होती है। हम उसके कंटेंट के ऊपर जो जाते हैं वो बात की बात है, पर रस वो होना चाहिए। यानी इसको जो एलर्जिक राइनाइटिस है ये हमेशा रस चिकित्सा से ज्यादा काम होती है। अब प्रतिशय का जो डेफिनेशन है एकदम सिंपल वर्ड में अगर देखा जाए तो चरक निदान स्थान 6वें अध्याय में आया हुआ है कि नासिका श्लेष्म श्रावणम, यानी कि नासिका से, नोज से कोई भी श्लेष्मा का जब भी श्रवण होता है उसे प्रतिशय कहते हैं। अब दोनों का अगर देखा जाए संख्या संप्राप्ति, तो वायु भी शीत है और यहाँ श्लेष्मा भी शीत है, यानी कि ये एक तरह से प्राणवश होता है, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर लीन जैसे रहते हैं। अगर किसी को क्रॉनिक राइनाइटिस है, अब हम बात करते हैं क्रॉनिक राइनाइटिस और एक्यूट दोनों के बारे में, कि जब भी किसी को प्रतिशय होता है या एलर्जिक राइनाइटिस होता है तो उसमें खाली वायु या कफ के कारण नहीं होता, शीत गुण जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। हम कभी भी ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो कोई ठंडी चीज आती है या मधुर रसात्मक ज्यादा है, तो कोई भी ठंडी चीज आने के बाद ही जो है एलर्जिक राइनाइटिस की संप्राप्ति चालू होती है। बट उसमें यस वायु का अपना जो है संख्या संप्राप्ति है और श्लेष्मा का अपना है। लेकिन फिर से जैसे मैंने बताया कि श्लेष्मा श्रवण यानी कि श्रवण होना, यानी कि वहां जो है जल महाभूत आधिक्य, कफ के अंदर दोनों चीज होती है। यानी कि जब भी किसी को एलर्जिक राइनाइटिस होता है
तो वो छींकता है, 10 बार छींकता है, 20 बार छींकता है मॉर्निंग में उठ के, और ऐसा भी होता है कि उसको ड्राइड फील होता है, यानी कि वो बिल्कुल भी कुछ निकाल नहीं पाता, और स्पुटम जो है या जो भी नेवजल म्यूकोस है वो काफी ठीक होता है। दोनों की चिकित्सा अलग अलग है। अब नीचे आ जाते हैं कि जो डलन टीकाकार है उनका कहना है कि यहाँ जो श्लेष्मा वर्ड लिया हुआ है, उस श्लेष्मा के बदले कफ है, यानी कफ हो सकता है, पित्त हो सकता है, बट ट्रीटमेंट शीत चिकित्सा की होनी चाहिए। हेतु हेतु के ऊपर थोड़ा सा हम फोकस करके देखते हैं कि हमें कहा जाता है कि रजा, धूल, ये सब चीजें जो है, यानी कि जो डस्ट है, जो स्मोक है, ये पहला फैक्टर है। बट आप है ना फिर से जरा ना संहिता का श्लोक उठा के देखिए कि सुश्रुत उत्तर तंत्र में मतलब क्या कहा गया। तो पहला है कि अति स्त्रीय संगात, ये जो श्लोक है ये मेरे ख्याल से फिर से डलन का है, बट अब अगर प्रॉपर सुश्रुत ग्रंथ में देखेंगे तो ये अति व्यवाय आया हुआ है। दूसरा कॉस दिया हुआ है शीर्षा प्रतपनाथ, फिर आया है कि नासा प्रविष्ट रजो धूम निश्चेत, और फिर लास्ट में है मूत्र आदि संग्रात। ये चार को हमने क्यों मतलब डाइवर्सिफाई किया या हमने डिफरेंशिएट किया, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार 99% प्रतिशत या एलर्जिक राइनाइटिस का कॉज 1, 2, 3 और 4 ही है। अभी इसमें पहला वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी मे भी आपको सुनने में बहुत ही ऑड लगता हो, बट फिर से बताता हूँ कि प्रैक्टिकली अति स्त्रीय संगात यानी कि अति व्यवहार, ये अभी भी 30 to 40% ऑफ मेजोरिटी ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस की केसेस है। किस तरह से, यस, इसके बारे में डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अति व्यवहार हम जब पढ़ते हैं तो हमें उससे थोड़ा ना जोक जैसा लेते हैं, यानी कि मजाक करते हैं, अरे अति व्यवहार यानी कि कोई खाली मैस्टरबेट करे या कोई अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स ज्यादा करे, क्या ये सब चीजों से भी एलर्जिक राइनाइटिस होती है? तो यस, ये इसका रेफरेंस अगर आपको जानना है तो, और ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका 2 रेफरेंसेस है। पहला कि आप देखोगे तो ओज का जो डिफरेंशिएशन है आयुर्वेद के अंदर वो 2 प्रकार से है, एक है स्थूल शुक्र और एक है सूक्ष्म शुक्र। तो सर्वांग शुक्र ही है हमारी जो इम्यूनिटी की बात करते हैं, और जब हम उपस्तंभ की बात करते हैं कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्या है, तो यानी कि अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स ज्यादा करता है या इंडल्जेंस ज्यादा है या मैस्टरबेट ज्यादा करता है, तो ऐसे में उसका आहार, उसका निद्रा ऐसा होता है कि जो उसके स्नेह को भर पाता हो। लेकिन अगर किसी भी तरह से आपका आहार और आपका निद्रा इसको बिल्कुल भी भर न पाता हो, यानी कि जो भी सेक्सुअल एक्टिविटी हो ज्यादा है और उसका जो उसके हिसाब से खाना ना हो या उसके हिसाब से शरीर में स्नेह नहीं जाता हो, तो ये आपके ओज का क्षय कहता है। यानी ओज क्षय होना, इसमें जो अति व्यवहार है ये एक कॉजेस है, और यहाँ इसलिए फेमस मतलब इधर डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि सुश्रुत संहिता के अंदर भी और बाकी संहिता के अंदर, माधव निदान के अंदर भी इसको सबसे पहला कॉज लिखा हुआ है। दूसरा इसके ऊपर रीजन ये है कि क्यों इसे इंपॉर्टेंट देना चाहिए, क्योंकि आपको पता हो कि आयुर्वेद के अंदर पुंशन विधि है, और जो पुंशन विधि है ऑफकोर्स वो जाएंगे तब